हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था मेंस एग्जामिनेशन में उसको मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। कि बहुत बच्चे हैं वो घबराते हैं इंग्लिश में, खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको लगता है कि इंग्लिश में आखिर कैसे स्कोर किया जाए। और बहुत बच्चे रीडिंग कंप्रीहेंशन में कमजोर है, कुछ पारा जंबल में फंस जाते हैं, उनको फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं बनता है, कोई सेंटेंस फिलर में अटक रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो इसमें जो मेंस का क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस अप्रोच के साथ आप सॉल्व कर सकते हो इन द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको पता ही है कि आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है इसमें इंग्लिश का मार्क्स रिड्यूस हो गया, अब 20 बस 20 मार्क्स का पूछ रहा है। ठीक है, तो लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का है, तो मेक श्योर आप इंग्लिश पे फोकस करो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक्स्ट्रा फोकस करो। क्योंकि अगर आपको प्री से मेंस में जगह बनाना है तो इंग्लिश में स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हो तो खासकर आप और थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो उस पे। और मेंस में बस 20 मार्क्स का है, लेकिन मेंस में अगर आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो मैं प्रीवियस ईयर मेंस एग्जामिनेशन 2025 में जब हुआ था तो इंग्लिश का जो मेंस में किस तरह का पेपर आया था उसको मैं बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, खासकर वो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है या मॉक्स में उनके इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे एक्यूरेसी को बना सकते हो, किस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करो कि कम से कम मिस्टेक हो। ठीक है, गलतियों से हमें बचना है क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारी गलतियां कर देते हैं इंग्लिश में ना चाहते हुए भी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा अटेम्प्ट करें क्वेश्चन और मिस्टेक्स भी कम करें। तो गाइज हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो हम लोग तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग 1 to 40 जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, डायरेक्शन है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये आरसी है आपका, रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो देख रहे हो मेंस लेवल का अगर आप कर लोगे तो प्रीलिम्स लेवल का आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो मेंस लेवल आरसी ज्यादा करने की। तो देखो इसको पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। फॉर मेनी इंडिविजुअल द मेयर साइट ऑफ ए नीडल कैन क्रिएट इंटेंस फियर एंड एंजाइटी। दिस फियर नोन एज trypanophobia, okay, has been a significant barrier for patients who need regular injection, especially those suffering from diabetes and डिपेंडेंट ऑन डेली इंसुलिन शॉट्स। तो इसके बोल रहा है कि सुई लेने से बहुत लोगों में डर और घबराहट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राइपेनोफोबिया। और ये जो है बहुत पेशेंट को होता है, इंजेक्शन चाहिए होता है क्योंकि उसको डायबिटीज होता है तो उसको डेली शॉट चाहिए होता है। लेकिन क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ द पेन एंड डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल इंजेक्शन सम पेशेंट डिले और इवन अवॉइड टेकिंग एसेंशियल मेडिसिन। लेकिन कहता है दर्द और डिस्कम्फर्ट होने की वजह से बहुत लोग इंजेक्शन लेने को नकारते हैं। ठीक है, अवॉइड करते हैं जो इसेंशियल मेडिसिन है, पुटिंग देयर हेल्थ एट सीरियस रिस्क, जिससे उनका जो हेल्थ है वो बहुत सीरियस रिस्क पे आ जाता है। ठीक है, to address this challenge, researchers at the Massachusetts Institute of Technology have been exploring advanced technology that can replace conventional injection with an easier, less frightening method, ingestible capsule that can deliver medicine internally। तो कह रहा है इस इशू को सॉल्व करने के लिए एमआईटी के जो रिसर्चर हैं वो किस पे काम कर रहे हैं भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी पे, जो ये इंजेक्शन को रिप्लेस कर सके किससे, कैप्सूल से। ठीक है, तो मेडिसिन को कैप्सूल से दे सके इंजेक्शन की जगह। ठीक है, तो कह रहा है द इनोवेटिव आइडिया बिहाइंड दिस कैप्सूल इज सिंपल येट ग्राउंड ब्रेकिंग। ईच कैप्सूल कंटेन्स ए मिनिएचर नीडल डिजाइन टू इंजेक्ट द मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द स्टोमक लाइनिंग आफ्टर बीइंग स्वेलोड। तो कह रहा है ये जो इनोवेटिव आइडिया है कैप्सूल का, ये सिंपल है लेकिन स्टिल ग्राउंड ब्रेकिंग है। ठीक है, और ईच कैप्सूल जो होता है उसमें छोटा सा सुई का पार्ट होता है जो मेडिसिन को इंजेक्ट करता है पेशेंट के स्टोमक में। ठीक है, जब पेशेंट दवाई को खाता है, कह रहा है। ठीक है, दिस वे द मेडिसिन सच एज इंसुलिन कैन इंटर द ब्लड स्ट्रीम विदाउट द नीड फॉर ए ट्रेडिशनल सिरिंज। तो कह रहा है इस तरीके से जो इंसुलिन है वो खून में पहुंच जाता है बिना मतलब सुई दिए हुए। ठीक है, however early trials revealed a crucial problem for the injection to be effective, the tiny needle must penetrate the stomach while at a precise angle। लेकिन कह रहा है कि अर्लियर जो इसका ट्रायल किया गया उससे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो इंजेक्शन मतलब की जगह अगर ये इफेक्टिव तभी होगा जब ये टाइनी नीडल जो कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है स्टोमक को एक प्रिसाइज एंगल पे पेनिट्रेट करे। ठीक है, द स्टोमक कांस्टेंट मूवमेंट एंड द वेरिंग पोजीशन ऑफ द कैप्सूल मेड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो कह रहा है जो हमारा जो स्टोमक होता है मूवमेंट करते रहता है ना, जब जब कोई पेशेंट रहता है तो इसके कारण क्या है, कैप्सूल का सही जगह पे मतलब नहीं जा पाता है। ठीक है, वो पेनिट्रेशन सही जगह नहीं होता है। एज ए रिजल्ट द फर्स्ट वर्जन ऑफ द कैप्सूल स्ट्रगल टू डिलीवर कंसिस्टेंट रिजल्ट। इसके कारण जो पहला कैप्सूल का वर्जन था वो मतलब उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे पाया। ठीक है,
To overcome this obstacle, scientists designed two new types of capsule inspired by unique natural and technological model. मतलब इस बाधा को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने दो नए तरह के कैप्सूल बनाए जिससे जो नेचुरली और टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस है, ठीक है। द फर्स्ट डिजाइन वाज मॉडल आफ्टर स्पेस लैंडर। जो पहला डिजाइन था उसको मॉडल किया गया स्पेस लैंडर पे, ठीक है। दिस कैप्सूल वाज बिल्ट टू ओरिएंट इटसेल्फ स्टेडीली वंस इनसाइड द स्टोमक एंड देन स्प्रे द मेडिसिन डाउनवर्ड। कहता है ये जो कैप्सूल है ये अपने आप को मतलब इंक्लाइन कर लेता है स्टोमक के हिसाब से और उसके बाद मेडिसिन को अंदर भेज देता है, ठीक है। To test its effectiveness, researcher use a green dye on pig tissue to stimulate how the medicine would be delivered. मतलब इसको इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए रिसर्चर क्या करते हैं भाई, पिग पे इसको यूज करते हैं, ग्रीन डाई को टिश्यू में डाल के उसको स्टिमुलेट कराते हैं मेडिसिन कैसे उसके अंदर जाता है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट शोज इनकरेजिंग रिजल्ट एज द मेडिसिन रीच द टारगेटेड टिश्यू इफिशिएंटली। मतलब जो एक्सपेरिमेंट है इससे बहुत फायदा हुआ, अच्छा रिजल्ट दिखाया क्योंकि ये जो टारगेटेड टिश्यू था वहां तक पहुंच गया एफिशिएंटली, ठीक है। The second design took inspiration from squids which can release ink forcefully using a special muscle. अब दूसरा डिजाइन का जो इंस्पिरेशन है स्क्विड से लिया गया जो कि रिंग को छोड़ती है फोर्सफुली एक अपने मसल को यूज करके, ठीक है। इन दिस मॉडल द कैप्सूल वाज सिलिंड्रिकल एंड कैपेबल ऑफ स्प्रेइंग द मेडिसिन साइडवेज बाय यूजिंग ए सिमिलर मस्कुलर मैकेनिज्म। मतलब कह रहा है इस मॉडल में कैप्सूल जो सिलिंड्रिकल शेप का था और ये स्प्रे करता था मेडिसिन साइडवेज सिमिलर मस्कुलर मैकेनिज्म को यूज करते हुए। दिस मेथड हैज आल्सो प्रूव्ड सक्सेसफुल इन लेबोरेटरी टेस्ट। अब ये मेथड लेबोरेटरी में भी जांच किया गया तो सही पाया गया, ठीक है। Both experimental approaches demonstrated that delivering insulin or other injectable drugs through swallowable capsule is not only possible but also highly promising. मतलब दोनों एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि इंसुलिन को कैप्सूल से भी दिया जा सकता है, ठीक है, इंजेक्शन के अलावा भी ऑप्शन है। Although further research and clinical trials are necessary before this technology becomes widely available, those results bring hope to diabetic patients who fear needles. कह रहा है अभी भी इसमें बहुत सारा रिसर्च किया जाना है, क्लिनिकल ट्रायल बाकी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से ये तो है कि जो भी डायबिटीज पेशेंट सुई से डरते हैं उनके लिए अब दूसरा ऑप्शन आ गया है, ठीक है। बाई रिमूविंग द पेन साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ इंजेक्शन एमआईटी कैप्सूल टेक्नोलॉजी कुड रिवोल्यूशनलाइज डायबिटीज केयर एंड इवेंचुअली चेंज द वे मेनी अदर इंजेक्टेबल मेडिसिन आर एडमिनिस्टर्ड। मतलब कह रहा है एमआईटी का अगर ये टेक्नोलॉजी वर्क कर गया तो आने वाले टाइम में वो जो डायबिटीज है और दूसरे बीमारी है उसमें इंजेक्शन की जगह ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, ठीक है। तो भविष्य में इसके लिए बहुत स्कोप है ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो गाइज हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। मतलब हम लोग को जांच करना है स्टेटमेंट को और फिर बताना है कि उसमें कौन सही है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है कि बोथ न्यू कैप्सूल मॉडल वेयर टेस्टेड यूजिंग एनिमल टिश्यू बट नॉट लाइव सब्जेक्ट। हाँ ये सही है, दोनों कैप्सूल को टेस्ट किया गया, एनिमल टिश्यू को, लाइव सब्जेक्ट पे तो टेस्ट नहीं किया गया, ये तो सही है, ठीक है। रिसर्चर प्राइमरी साउट टू इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन थ्रू न्यू फॉर्मुलेशन। तो कह रहा है रिसर्चर अगर इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मुलेशन, ये तो सही नहीं है। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड में कह रहा है द रीडिजाइन कैप्सूल ऑफर पोटेंशियल सॉल्यूशन नॉट ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट बट आल्सो फॉर दोज हु सफर फ्रॉम नीडल रिलेटेड एंजाइटी। तो ये तो था, मतलब ये सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं है, और भी जो बीमारी है जिसमें सुई देते हैं उसके भी हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो मतलब 1 और 3 मेरा क्या है, करेक्ट है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा भाई, पहला का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 और 3 आर करेक्ट। अब आते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं भाई। तो गाइस इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस डिड रिसर्चर फेस ड्यूरिंग अर्ली ट्रायल ऑफ द कैप्सूल। मतलब रिसर्चर ने कौन सा चैलेंज फेस किया अर्ली ट्रायल के टाइम, कैप्सूल का जो ट्रायल कर रहे थे ना, तो उसमें क्या चैलेंज फेस किया। पहला क्या है, द मिनिएचर नीडल ब्रोक अंडर स्टोमक प्रेशर। ये तो सही नहीं है भाई, ये तो सही नहीं है। द कैप्सूल कुड नॉट डिसॉल्व इफेक्टिवली इन द स्टोमक, ये भी सही नहीं है। कह रहा है कि स्टोमक में कैप्सूल डिसॉल्व नहीं कर पा रहा था। सी पढ़ते हैं, इंश्योरिंग द नीडल पेनिट्रेटेड द स्टोमक वॉल एट द करेक्ट एंगल वाज डिफिकल्ट। हाँ ये है ना सी वाला, हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि मतलब जो इंजेक्शन जो है वो स्टोमक को सही एंगल पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, ये चैलेंज था। तो दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। तो देख रहे हो कैसे मतलब हम लोग पैराग्राफ जितना पढ़े हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा आपने जो भी पढ़ा है, तब जब आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमआईटी कैप्सूल टेक्नोलॉजी कैन बी करेक्टली इन्फर्ड। मतलब एमआईटी कैप्सूल टेक्नोलॉजी का कौन सा सेंटेंस करेक्टली इन्फर कर सकते हैं। पहला क्या है, इट कुड ऑफर ए पेनलेस अल्टरनेटिव फॉर पेशेंट विद क्रॉनिक इलनेस। मतलब ये पेनलेस अल्टरनेटिव है तो ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है
कि द मैकेनिज्म मिमिक्स नेचुरल एंड मैकेनिकल सिस्टम टू फंक्शन इफेक्टिवली, ये भी सही है। मतलब ये जो मैकेनिज्म है हमारा जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको फॉलो करता है। अब तीसरा क्या है, इट हैज रिप्लेस इंजेक्शन इन सेवरल मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो ये तो ऑप्शन, मतलब ये तो नहीं बोला गया है कि उसने सारे इंजेक्शन को रिप्लेस किया है मेडिकल ट्रीटमेंट में, ऐसा तो नहीं बोला गया है। तो ओनली वन एंड टू क्या हम लोग इन्फर कर सकते हैं एमआईटी के कैप्सूल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, बी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम कॉलम बी। मतलब हमको कॉलम ए और बी को क्या करना है भाई, मैच करना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं भाई इसमें क्या दिया गया है। ट्राइपेनोफोबिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइपेनोफोबिया द फियर ऑफ नीडल दैट कैन डिस्करेज पेशेंट फ्रॉम टेकिंग इसेंशियल मेडिकेशन। ये तो ए का टू से मैच करेगा, ठीक है। और बी का देख लेते हैं भाई, स्पेस लैंडर इंस्पायर्ड कैप्सूल। तो ये क्या हो जाएगा, एक कैप्सूल डिजाइन टू ओरिएंट इटसेल्फ एंड स्प्रे मेडिसिन डाउनवर्ड। तो ये तो बी का थ्री हो जाएगा। अब देखो ए टू और बी थ्री कौन है, सारा चेक नहीं करना है, ए टू और बी थ्री मेरा ऑप्शन ए है। तो क्या हो जाएगा, चार का आंसर ए हो जाएगा। तो देखो ये करो, अगर आपको ऑप्शन में मिल गया है तो आगे चेक नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। गाइस अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज द रिसर्च अप्रोच अडॉप्टेड बाय एमआईटी साइंटिस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है एमआईटी साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च अप्रोच को सही कैरेक्टराइज करता है। रिपीटिटिव एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट इंटरडिसिप्लिनरी इंस्पिरेशन, ये तो सही नहीं है। बी क्या है, मैकेनिस्टिक ट्रायल एंड एरर विथ नो प्रैक्टिकल आउटकम, ये भी सही नहीं है। सी क्या है भाई, सी में कह रहा है नेचर एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डिलीवरी इशू। तो ये सही है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो हम लोगों ने जो पैराग्राफ में पढ़ा था वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे मतलब पढ़ने की हैबिट डालो कि जो भी आप सेंटेंस पढ़ो उसके आपके माइंड में रिटेंशन रह पाए, ठीक है। अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आते आते हैं गाइस, इसमें क्या बोल रहा है। तो भाई सेवेंथ नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन द टू कैप्सूल डिजाइन इज एक्यूरेट बेस्ड ऑन द पैसेज। अब दो कैप्सूल के बीच में डिजाइन के बीच में क्या कंपैरिजन सही है। बोथ डिजाइन रिलाई ऑन मैकेनिकल आर्म टू इंजेक्ट द स्टोमक लाइनिंग इनडायरेक्टली, ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। बी क्या कह रहा है, द स्क्विड बेस्ड डिजाइन स्प्रेज मेडिसिन डाउनवर्ड वाइल द लैंडर बेस्ड डिजाइन स्प्रेज साइडवेज। ये तो उल्टा बोल रहा है, स्क्विड वाला सिलिंड्रिकल था और साइडवेज डिलीवर कर रहा था, और लैंडर बेस वाला जो था वो डाउनवर्ड्स डिलीवर कर रहा था, ये तो उल्टा बोल रहा है, ये भी सही नहीं है। सी में क्या बोल रहा है, द लैंडर बेस्ड डिजाइन यूजेस ग्रेविटी टू ओरिएंट इटसेल्फ बिफोर इंजेक्टिंग मेडिसिन डाउनवर्ड। तो ये भी सही नहीं है भाई। डी क्या कह रहा है, ओनली द लैंडर डिजाइन अंडरवेंट लेबोरेटरी टेस्टिंग। हाँ डी सही है। तो हमारा देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें जो लैंडर डिजाइन था वही लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए गया, ठीक है। तो डी सही है, सेवन का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं एट नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बेस्ट रिप्लेस ग्राउंड ब्रेकिंग इन द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स इंटेंडेड मीनिंग। मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग का यूज हमको करना है, सेम मीनिंग रहना चाहिए। तो क्या है, द इनोवेटिव आइडिया बिहाइंड दिस कैप्सूल इज सिंपल येट ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग क्या होता है, मतलब एक तरीके से, तो गाइज इसमें क्या होगा, पाइनरिंग होगा। पाइनरिंग का क्या मतलब होता है भाई, पाइनरिंग होता है बीइंग अमंग द फर्स्ट टू डेवलप, कोई जो है पहला इनिशिएटिव डेवलप करता है कोई नया आइडिया, तो उसी को बोलते हैं ना। तो ग्राउंड ब्रेकिंग या पाइनरिंग सेम वर्ड मतलब यूज कर सकते हैं। तो एट का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन में, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द लैंडर बेस्ड कैप्सूल यूजेज ओरिएंटेशन टू स्प्रे डाउनवर्ड। हाँ तो लैंडर बेस्ड कैप्सूल तो डाउनवर्ड स्प्रे डिलीवर करता है, ये तो सही है भाई, पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द स्क्विड इंस्पायर्ड कैप्सूल डिलीवर्स मेडिसिन साइडवेज। हाँ ये सही है क्योंकि स्क्विड सिलिंड्रिकल शेप था जो साइडवेज मेडिसिन को डिलीवर करता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, ऑल वर्जन ऑफ द कैप्सूल आर करेंटली बीइंग यूज्ड बाय पेशेंट। तो ये तो सही नहीं है, सारा वर्जन कैप्सूल का यूज कर रहा है अभी जो पेशेंट है, ये तो सही नहीं है। यानी ओनली वन एंड टू आर करेक्ट है। तो नाइन का क्या हो जाएगा भाई, बी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं 10 to 16 क्वेश्चन में, और ये आपको जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, कौन से सेंटेंस को पहले रखना है, किसको बीच में रखना है और किसको लास्ट में रखना है, उनको आइडिया नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितना सेंटेंस दिया गया है भाई, दो, दो चार, दो छः, एक सात, 7 सेंटेंस है। तो हम लोग इसको एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला में ए में क्या कह रहा है,
दिस एक्सीलरेटेड वार्मिंग नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हैज ड्रॉन सिग्निफिकेंट कंसर्न अमंग क्लाइमेट एक्सपर्ट, ठीक है। स्टडीज फर्दर रिवील दैट इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू दिस आर्कटिक कुड एक्सपीरियंस आइस फ्री समर विद इन सेंचुरी। साइंटिस्ट एट्रीब्यूट दिस रैपिड आइस लॉस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच हैज इंटेंसिफाइड ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड। मतलब ये बता रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण जो आर्कटिक में मतलब वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग है, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड इशू का है, ठीक है। द आर्कटिक रीजन इज विटनेसिंग एन अलार्मिंग रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। मतलब आर्कटिक रीजन में बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर पिघलने का जो रेट है बहुत बढ़ गया है। द मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर नॉट ओनली रेजेस सी लेवल बट ऑल्सो डिसरप्ट मैरीन इकोसिस्टम एंड वेदर पैटर्न वर्ल्ड वाइड। मतलब ये जो ग्लेशियर पिघलता है इससे मैरीन इकोसिस्टम भी प्रभावित होती है और जो दुनिया भर में वेदर है उसको भी अफेक्ट करता है। सम रिसेंट रिसर्च हाईलाइट दैट द आर्कटिक इज वार्मिंग एटलीस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज। मतलब रिसेंट रिसर्च हुआ है तो वो बोल रहा है आर्कटिक जो है वो दुगुने मतलब ज्यादा गर्म हो रहा है ग्लोबल एवरेज से, ठीक है। Therefore, global efforts to reduce greenhouse gas emission are critical to slow down these changes and protect fragile ecosystem। इसीलिए कह रहा है कि ग्लोबल एफर्ट का नीड है अभी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, एंड क्रिटिकल टू स्लो डाउन दी चेंजेस, ठीक है। अभी जो ये चेंजेस हो रहे हैं बहुत उसको कम करना और जो हमारा फ्रेजाइल इकोसिस्टम मतलब जो हमारा वीक इकोसिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस इसमें पहला सेंटेंस कौन होगा, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। ये बताता है आर्कटिक रीजन में बता रहा है जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका। तो डी को ध्यान से देखो, द आर्कटिक रीजन इज विटनेसिंग एन अलार्मिंग रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। यानी हमारा आर्कटिक रीजन जो है अलार्मिंग रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग कर रहा है ड्यू टू ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर। ये पहला सेंटेंस होना चाहिए, डी पहला होगा। अब डी के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, इसके बाद देखो which has in favor of the past few decades। इसके बाद मतलब पहला तो ये आर्कटिक रीजन में बढ़ रहा है, उसके बाद सी हो सकता है साइंटिस्ट एट्रीब्यूट दिस रैपिड आइस लॉस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच हैज इंटेंसिफाइड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड। अब जो ये आर्कटिक रीजन में आइस का लॉस हो रहा है, साइंटिस्ट लोग इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं भाई, ग्लोबल का जो मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है उसको मानते हैं। तो डी के बाद सी होगा। अब सी के बाद क्या होगा, अब तो साइंटिस्ट बता रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, सम रिसेंट रिसर्च। अब साइंटिस्ट है तो रिसर्च भी आएगा, तो साइंटिस्ट के बाद रिसर्च आएगा ना, इसीलिए एफ होगा। Some recent research highlight that the Arctic is warming at least twice as fast as the global average। मतलब recent research बताता है कि जो आर्कटिक है दुगुना ज्यादा गर्म हो रहा है ग्लोबल एवरेज से, ठीक है। तो F हो जाएगा, मतलब पहले D होगा, फिर C होगा, फिर F होगा। F के बाद क्या होगा भाई, F के बाद क्या होगा कि अब जो रिसर्च हुआ है तो उससे क्या साबित होता है भाई, दिस एक्सीलरेटेड वार्मिंग नोन एज द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हैज ड्रॉन सिग्निफिकेंट कंसर्न अमंग क्लाइमेट एक्सपर्ट। उससे रिजल्ट आया उस रिसर्च का कि ए होगा, उसके बाद दिस एक्सीलरेटेड वार्मिंग नोन एज आर्कटिक एम्प्लीकेशन हैज ड्रॉन, मतलब दुनिया भर में इससे लोग चिंतित हो गए इस रिजल्ट के आने के बाद कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और आर्कटिक में ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है। तो डी होगा, सी होगा, फिर एफ होगा, फिर ए होगा। अब ए के बाद क्या होगा, मतलब एक्सीलरेटेड वार्मिंग हो गया, लोग परेशान है, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद होगा, हाँ उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, द मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर नॉट ओनली रेजेस सी लेवल बट ऑल्सो डिसरप्ट मैरीन इकोसिस्टम एंड वेदर पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड। मतलब ग्लेशियर पिघलने के कारण सिर्फ सी लेवल नहीं बढ़ेगा, इससे मैरीन इकोसिस्टम भी प्रभावित होगा और दुनिया भर में टेम्परेचर भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ई हो जाएगा, पहले डी है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर ए है, फिर ई है। अब दुनिया भर में मतलब प्रभावित हो रहा है मैरीन इकोसिस्टम और वेदर पैटर्न, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद होगा कोई और स्टडी रिवील कर रहा है, देखो बी होगा, क्योंकि स्टडीज फर्दर रिवील दैट इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू द आर्कटिक कुड एक्सपीरियंस आइस फ्री समर विद इन दिस सेंचुरी। अब फर्दर स्टडी किया गया है तो वो बोल रहा है अगर यही मतलब ट्रेंड चलता रहा तो कमिंग टाइम में आर्कटिक जो है वो आइस फ्री समर मतलब एक्सपीरियंस कर सकता है इसी सेंचुरी में, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में इसका कुछ देगा मतलब कोई फाइनल कंक्लूजन, तो देयरफॉर तो हो गया, तो ये लास्ट हो गया, जी है मेरा लास्ट होगा, ठीक है। Therefore, global efforts to reduce greenhouse gas emission are critical to slow down these changes and protect fragile ecosystem। मतलब ग्लोबल एफर्ट चाहिए ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए और ये जो इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए, तो जी मेरा लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, पहले स्टार्टिंग डी से स्टार्ट होगा, आर्कटिक रीजन के बारे में बता रहा है कि यहाँ बहुत बर्फ पिघल रहा है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, फिर क्या आता है साइंटिस्ट बताते हैं कि क्या जिम्मेदार है, डी के बाद सी आया, अब सी के बाद एक रिसर्च हुआ वो आया, मतलब रिसर्च बताया कि आर्कटिक दुगुना ज्यादा मतलब ग्लोबल एवरेज से बढ़ रहा है, तो डी सी, उसके बाद एफ आया, उसके बाद ये वार्मिंग के कारण क्या इफेक्ट है वो बताया गया, ए आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, ई आएगा, मतलब
मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर का क्या इफेक्ट है वो बता रहा है। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, मतलब फर्दर स्टडी अगर बता रहा है कि आर्कटिक में आइस फ्री समर हो सकता है। और लास्ट में क्या आएगा कि उसको बता रहा है कितना क्रूसियल है इसको डील करना, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारा जो इकोसिस्टम है वो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैस को कम करके, तो लास्ट में जी आएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर इरेजमेंट। तो पहला सेंटेंस क्या है भाई, मेरा डी है कि आर्कटिक रीजन इज विटनेसिंग एन अलार्मिंग रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। इसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, तो मेरा 10 का क्या आंसर हो जाएगा भाई, बी। यानी पहला सेंटेंस मेरा क्या है, डी आएगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर इरेजमेंट। तो सेकेंड सेंटेंस मेरा क्या था भाई, उसके बाद साइंटिस्ट बताया था कि क्यों मतलब ऐसा हुआ है, तो सी आ रहेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। अब आता है 12th नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है विच इज द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या था भाई, साइंटिस्ट बताया, उसके बाद ये बताया कि रिसर्च का क्या मतलब पोजीशन था, वो बताया गया कि दुगुना वार्मिंग हो रहा है ग्लोबल एवरेज से, एफ। तो एफ मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड सेंटेंस। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी। अब सिक्स सेंटेंस क्या होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो ये ध्यान से देखना। मेरा पहला सेंटेंस डी था, दूसरा सी था, फिर एफ था, फिर क्या था मेरा ए, तो ए चौथा था, ए के बाद क्या था, ई था पांचवा, और उसके बाद क्या था, बी, सेकेंड लास्ट बी था ना, स्टडीज फर्दर रिवील। तो मेरा सिक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, यानी 13 का क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर होगा। तो ये ध्यान से करना, कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप सही आंसर को सेलेक्ट करना। अब 14th में क्या आ रहा है, पांचवा सेंटेंस कौन है, तो पांचवा कौन है मेरा भाई, बी के पहले मेरा क्या था, ई था ना, ई था, तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई इसमें, फिफ्थ सेंटेंस मेरा क्या है, ई, तो मेरा 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब 15 का आंसर क्या है भाई, फोर्थ सेंटेंस कौन है, तो पहला देखो, पहला डी है, दूसरा सी है, फिर एफ है, फिर ए है, तो ए है ना चौथा, चौथा ए है, तो फोर्थ सेंटेंस क्या हो जाएगा, 15 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर करना। तो हमने अब सारे क्वेश्चन का आंसर किया। ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ और बचा है क्या, एक और क्वेश्चन मेरे हिसाब से बचा है इसमें, आई थिंक 10 to 16 था। ओके, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज देखो इसमें क्या कह रहा है, तो भाई इसमें देखो टू कॉलम्स दिया गया है, हमको मैच करना है। तो पहला पी है एक्सीलेटेड, एक्सीलेटेड का क्या मैच होगा भाई, एक्सीलेटेड क्विकेंड मतलब बढ़ गया, तो पी का क्या होगा, टू होगा। और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब वीक कमजोर, तो इजीली ब्रोकन यानी क्या होगा, तो भाई इसमें एक्सीलेटेड पी का क्या हो जाएगा, एक्सीलेटेड मतलब बढ़ा, क्विकेंड हो जाएगा, तो पी का टू हो जाएगा। फ्रेजाइल क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट, डेलिकेट मतलब क्या होता है कि फ्रेज मतलब सेंसिटिव, जो ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं कर पाए, तो पी का क्या हो जाएगा मेरा टू, और क्यू का क्या हो जाएगा फोर। तो क्या आंसर हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये आंसर कर दिया। 10 to 16 क्वेश्चन था, बहुत मजेदार था ये। ठीक है, होपफुली आपने सीखा होगा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में किस तरीके से स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से एंड करते हैं। सबसे पहले कोई प्रॉब्लम का आपको डिटेल दिया दिया रहेगा, उसके बाद उस पे मेन पार्ट मतलब क्या किया गया उस प्रॉब्लम पे, और लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। तो आप पकड़ने की हैबिट डालना कि पहला सेंटेंस कौन हो सकता है, उसके बाद उसको कनेक्ट, नेक्स्ट सेंटेंस कौन कनेक्ट कर रहा है, और लास्ट में क्या कंक्लूजन या फाइनल क्या वर्डिक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस अरेंजमेंट को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 से 21 में क्या कह रहा है, इन द क्वेश्चन बिलो ए पैराग्राफ इज स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट, मतलब पैराग्राफ को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। कह रहा है एग्जामिन ईच पार्ट फॉर द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइड विच पार्ट आर ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो 17 में देखो इसमें कह रहा है कौन करेक्ट है इनकरेक्ट है, दोनों का कम्बिनेशन दिया है, थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, तो हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से इसको सबसे पहले। ठीक है, देखो क्लाइमेट चेंज है बिकम ए प्रेसिंग इशू अक्रॉस द वर्ल्ड साइंटिस्ट, तो अक्रॉस द नहीं होगा, अमोंग द होगा, मतलब ए क्या है मेरा, इनकरेक्ट है। ठीक है, बी warns that if emission keep rising heat waves will intensify rising sea levels threaten coastal cities displacing communities। ठीक है, तो warns that if emissions keep rising heat waves will intensify rising sea levels threatens, तो यहाँ ये भी मिस्टेक लग रहा है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो बी भी सही नहीं है। ठीक है, अब सी देखते हैं, एंड डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपल एक्शन लाइक रिड्यूसिंग एनर्जी वेस्ट एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन मेक ए मीनिंगफुल डिफरेंस, ये तो सही है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं लग रहा है। अब डी को पढ़ते हैं, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस मस्ट इन्वेस्ट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज, तो ये भी सही लग रहा है। अब ई पढ़ते हैं, वाइल सपोर्टिंग वर्कर्स थ्रू ए जस्ट ट्रांजिशन,
तो मतलब मेरा डी सी डी ई करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, तो मतलब सी डी ई करेक्ट कौन सा ऑप्शन है भाई? सी हो जाएगा। तो 17 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो आप यहाँ पढ़ना, जितना आप रीडिंग हैबिट इंप्रूव करोगे उतना आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप जितना रीडिंग हैबिट डालोगे उतना आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जल्दी कि कौन सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है, ए क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग मेनी इंडस्ट्री ओवर द पास्ट डेकेड। ओवर द पास्ट डेकेड, ओवर तो नहीं होना चाहिए, ये गलत लग रहा है, ए इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है? इफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन ट्रांसपेरेंट डाटा प्रैक्टिसेस, यूजर्स विल ट्रस्ट एआई सिस्टम्स मोर। व्हेन मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन डाइवर्स डाटा सेट, दे टेंड टू जनरलाइज बेटर। जनरलाइज बेटर, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, मतलब बी भी इनकरेक्ट है। तो अब देखो, ऑप्शन ए में कह रहा है ए बी इनकरेक्ट है, तो मुझे अब और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए बी इनकरेक्ट आ गया, तो अब हम चेक नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा स्मार्टली भी आंसर करो। अगर आपको पहले ही दो ऑप्शन से क्लियर हो रहा है तो ए एंड बी इनकरेक्ट है, तो 18 का क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। तो गाइज अब आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन में। तो देखो, इसमें सारे सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो 18 का ए पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग मेनी इंडस्ट्री ओवर द पास्ट डेकेड। ओवर द पास्ट डेकेड, इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, तो ए मेरा क्या है? इनकरेक्ट लग रहा है। अब बी को पढ़ते हैं, इफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन ट्रांसपेरेंट डाटा प्रैक्टिसेस, यूजर विल ट्रस्ट एआई सिस्टम्स मोर व्हेन मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन डाइवर्स डाटा सेट, दे टेंड टू जनरलाइज बेटर। तो बी सही लग रहा है, बी करेक्ट है, ठीक है। अब सी कह रहा है, had the team validated the model earlier, it could had prevented। देखो मिस्टेक है यहाँ, तो सी इनकरेक्ट है। ए और सी इनकरेक्ट है। देखो बी ऑप्शन में ए और ए एंड सी इनकरेक्ट आ रहा है, तो अब हम और चेक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो हमको आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का भाई बी हो जाएगा। तो देख रहे हो, इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वे में आंसर करो, ऑप्शन को देख लो, अगर उससे आपको पहले ही मिल जा रहा है सही ऑप्शन तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। अब 19th नंबर क्वेश्चन में आते हैं और सारे सेंटेंस को पढ़ते हैं, कौन सा करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो ए पढ़ते हैं पहले। 19 का क्या है भाई? इसमें कह रहा है, ऑल्दो स्क्रॉलिंग लेट एट नाइट रिड्यूसेस अटेंशन स्पेन्स, इट ऑल्सो डिसरप्ट स्लीप साइकिल्स बाई शेयर पर्सनल डिटेल्स केयरलेसली। बाई शेयर, शेयर नहीं होगा भाई, ये शेयर मिस्टेक है, तो ए इनकरेक्ट है मेरा, ठीक है। अब बी पढ़ते हैं, यूजर्स रिस्क एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू स्कैम्स कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग वन सेल्फ विद इन्फ्लुएंसर। ये सही लग रहा है, बी सही है। सी क्या है? ऑफन लीड्स टू एनवी एंड पुअर बॉडी इमेज, पीपुल स्पेंड आवर्स वाचिंग शॉर्ट वीडियोज। ये भी सही है भाई। अब डी में क्या है? सो दे नेग्लेक्ट टू स्टडी। नेग्लेक्ट टू स्टडी, ये गलत लग रहा है, प्रीपोजिशन का यूज में मिस्टेक है, ठीक है। तो मेरा डी इनकरेक्ट है। ई क्या कह रहा है? फैक्ट चेकिंग बिफोर शेयरिंग इज इसेंशियल। ये तो सही है, मतलब मेरा बी सी ई करेक्ट है, ए गलत है और मेरा डी गलत है। मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। तो गाइस 20th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस मेरा करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसमें। देखो, पहला ए सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या है मेरा भाई? दिस ईयर्स इंक्रीज रेनफॉल हैव कॉज फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग अक्रॉस द सिटी। दिस ईयर्स इंक्रीज रेनफॉल हैव कॉज्ड। इंक्रीज रेनफॉल हैव क्यों होगा भाई? इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ए में मुझे मिस्टेक लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। ए तो मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। आपको सेंटेंस के पढ़ने के साथ आइडिया लग जाएगा कि इसमें कुछ ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली मिस्टेक है। जितना रीडिंग हैबिट डालोगे, जैसे मुझे पता चल रहा है आपको भी पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ो, जितना कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी रहेगी इस तरह के क्वेश्चन को इतना इजीली कर पाओगे आप, ठीक है। अब आते हैं बी को पढ़ते हैं गाइस। बी में क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो, इफ द ड्रेनेज नेटवर्क इज मेंटेन्ड बिफोर द हैवीएस्ट स्पेल्स, ये तो सही लग रहा है। नेबरहुड विल बी स्पार्ड रिपीटेड फ्लडिंग, फार्मर्स रिपोर्ट दैट रिजर्वायर्स हैव फिल्ड अर्ली, हेल्पिंग इरिगेशन। तो मेरा तो सी तो करेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। बी सी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। D, but also raising the risk of pest. While forecast predict continued showers, but official advise resident to avoid low-lying underpasses. इसमें भी मिस्टेक लग रहा है मुझे डी में, मतलब ए और डी में मिस्टेक है। तो देखो ऑप्शन बी में ए एंड डी आर इनकरेक्ट है, तो 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको सेंटेंस पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा कि इसमें कुछ मिस्टेक है।
तो गाइस अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ए सेंटेंस क्या है, रेयरली वी सी मैनेजर्स मॉडलिंग हेल्दी बाउंड्रीज ड्यूरिंग पीक सीजन। मैनेजर्स मॉडलिंग हेल्दी बाउंड्रीज, तो इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। इसमें जो है मतलब एडवर्ब का मिस्टेक लग रहा है। रेयरली वी सी, इसमें थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है। रेयरली वी सी मतलब मिस्टेक है, तो मतलब एक मतलब क्या है मेरा, ए तो इनकरेक्ट है। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। बी क्या है, इंकरेजिंग कोलेबोरेशन द न्यू वर्क स्पेस रिड्यूसेस साइलोज एंड स्पीड्स अप फीडबैक लूप्स, ये तो सही है। अब सी पढ़ते हैं। सी क्या है मेरा, हैविंग फिनिश द स्प्रिंट रिव्यू द टीम शेयर द एक्शन आइटम्स ऑन स्लैक, तो ये भी सही है। नो सूनर द ऑल हैंड्स एंडेड देन टीम्स रश टू फाइनलाइज देयर रिपोर्ट्स, तो देखो यहाँ नो सूनर द ऑल हैंड्स एंडेड देन, इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। थोड़ा इसमें मिस्टेक है। नो नो सूनर के बाद ना हैड लगता है। नो सूनर द ऑल हैंड्स एंडेड, इसमें मिस्टेक लग रहा है, डी में मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है। अब ई को पढ़ते हैं। ई में क्या है भाई, बैलेंस फोकस टाइम विथ ओपन कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज अवॉइड अननेसेसरी मीटिंग्स, तो इसमें भी थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा, बैलेंसिंग होना चाहिए, बैलेंसिंग फोकस टाइम होगा ना। तो मतलब क्या है मेरा भाई, मेरा जो है ए में मिस्टेक आया, डी में मिस्टेक आया और ई में मिस्टेक आया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। ए डी ई क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और क्या इनकरेक्ट है मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो, होपफुली आपको मजा आया होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन खोजना था। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रामर रूल अच्छे रखो और कंप्रीहेंशन स्किल अच्छे रहो, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो सही सही, ठीक है। चलो गाइज अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, 22 से 24 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या डायरेक्शन है भाई मेरा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विद ए पार्ट इन बोल्ड, सेंटेंस दिया गया पार्ट बोल्ड में है। द गिवन फ्रेज इन बोल्ड में कंटेन एन एरर, मतलब जो बोल्ड पार्ट है उसमें गलती हो सकता है, एरर हो सकता है। द ऑप्शन फॉलोइंग कैन रिप्लेस द करेक्ट फ्रेज, अच्छा फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है। तो कह रहा है पहले 22 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट द प्रॉब्लम रिमेन्ड सो अनसॉल्वेबल एज इट वाज बिफोर, तो इसमें क्या रिप्लेस कर सकता है इसको भाई, देखते हैं। ओके, एज अनसॉल्वेबल एज वाज बिफोर, एज ओके, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट द प्रॉब्लम रिमेन्ड एज अनसॉल्वेबल एज इट वाज बिफोर, प्रॉब्लम है, सिंगुलर नाउन है, तो वॉज आएगा ना, एज अनसॉल्वेबल एज इट वाज बिफोर, तो 22 का तो इजी है, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देख रहे हो इजी क्वेश्चन भी आएगा, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट थोड़ा इजी होता है मेंस में, तो इसको आप जरूर सॉल्व करना। अब 23 में आते हैं भाई। तो गाइस, डिस्पाइट द हैवी रेन द आउटडोर फेस्टिवल कंटिन्यूड विथ इट्स प्लान टू होस्टेड ए वाइज रेंज ऑफ एक्टिविटी फॉर अटेंडीज, होस्टेड नहीं होगा, टू के बाद क्या होगा मेरा भाई, इसमें सी होना चाहिए, होस्ट ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। ये देखो सेंटेंस के साथ फिट करेगा, आप पढ़ोगे ना, डिस्पाइट द हैवी रेन द आउटडोर फेस्टिवल कंटिन्यूड विथ इट्स प्लान टू होस्ट ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज फॉर अटेंडीज, यानी सी सही है, ये तो बहुत इजी है। 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो गाइज अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, 24 में देखते हैं क्या फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। It was evident that the team needed to refine its strategy for the better in order to overcome the challenges, तो ये तो गलत लग रहा है, रिफाइन नहीं होना चाहिए, रिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, रिफाइन, डी आएगा, डी। इट वॉज एविडेंट दैट द टीम नीडेड टू रिफाइन इट्स स्ट्रेटजी टू बी बेटर इन ऑर्डर टू ओवरकम द चैलेंजेस अहेड, तो क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सेट्स को देखते हैं, क्या पूछता है हमारा 25 नंबर में, क्या भाई, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। लेकिन एक बार डायरेक्शन पढ़ लेना, कभी कभी उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन दे देता है, ठीक है। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन विद टू ब्लैंक्स इन ईच, सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट बोथ ब्लैंक्स इन ऑल सेंटेंस इंश्योरिंग दैट द कंटेंट रिमेन ग्रामेटिकली करेक्ट एंड, ओके, मतलब हमको सेंटेंस फिलर ही है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो 25 का हम लोग पहला पढ़ते हैं भाई, 25 को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं भाई। इसमें क्या है, आफ्टर ए शार्प डिक्लाइन इन सेल द लीडरशिप टीम मूव क्विकली टू डैश इट्स क्लैरिफाइंग गोल्स एंड टाइमलाइंस, ठीक है। तो इस पूरा आप जो है पूरा सेंटेंस को पढ़ना, कभी कभी बच्चे आधा पढ़ के आंसर करते हैं तो गलती कर सकते हैं, पूरा पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो क्या होगा, आफ्टर ए शार्प डिक्लाइन इन सेल द लीडरशिप टीम मूव क्विकली टू बॉल्स्टर, बॉल्स्टर मतलब बढ़ावा देना होता है, इट्स इट्स कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दिया, टू क्लैरिफाइंग गोल्स एंड टाइमलेस, तो क्या हो जाएगा मेरा, ए तो फिट बैठ रहा है। अब दूसरा में देखते हैं, मेयर एड्रेस एम टू bolster public confidence in the safety of the new, इसमें भी ए फिट बैठ रहा है। द रिवाइज प्रोस्पेक्टस सीक्स टू bolster investor कॉन्फिडेंस एज ऑफ द लिस्टिंग, तो ए तीनों में फिट बैठ रहा है, तो 25 का तो इजी है, ए हो जाएगा, ठीक है। अब 26 में आते हैं।
तो गाइस देखो, एनालिस्ट वार्न दैट डीपफेक कैंपेन्स डैश पब्लिक ट्रस्ट येट सम रेगुलेटर डैश एग्जिस्टिंग लॉज विल इनफ टू डिटर अब्यूज। एनालिस्ट वार्न दैट डीपफेक कैंपेन्स थ्रिएटेन मतलब खतरे की घंटी बजाएगा पब्लिक के ट्रस्ट को लेके। येट सम रेगुलेटर प्रिज्यूम मानते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉ विल इनफ टू डिटर अब्यूज। तो मुझे तो सी लग रहा है। अब देखते हैं 2 और 3 में ये फिट बैठता है। If AI hiring models threaten to encode bias, we must not presume that transparency। हाँ, इसमें भी फिट बैठ रहा है। While rogue chatbots seldom threaten critical system directly, engineers should never presume safety until red team। हाँ, सी हो जाएगा। 26 का सी तीनों में फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब 27 में गाइस जाते हैं। 27 क्या है भाई? Okay, before we proceed, let's dash that all users have equal internet access. Before we proceed, let's clarify the assumption that all users have equal internet access. ये ई सही बैठ रहा है। अब दूसरा में देखते हैं। Before finalizing the policy, we must clarify the assumption that remote work boost। हाँ, इसमें इसमें भी फिट बैठ रहा है। To avoid confusion, we should clarify every assumption behind the budget forecast। मतलब ई तीनों में फिट बैठ रहा है। तो 27 का क्या हो जाएगा भाई? मेरा ई आंसर हो जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा इजी होता है। अगर आपकी मतलब कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो इजीली कर पाओगे। अब 28 देख लेते हैं भाई, इसमें क्या कह रहा है? देखो, ही डैश एट द सडन इन टेम्परेचर सिग्नल्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। ही ओके ओके, इसमें मेरे हिसाब से गाइज ही प्रिज्यूम्स दैट द सडन एलिवेशन इन टेम्परेचर सिग्नल्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। मतलब वो एज्यूम करता है कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी आने वाले तूफान का खतरा है। पहला में तो मुझे डी फिट बैठ रहा है। दूसरा में देख लेते हैं। द कमिटी प्रिज्यूम्स द डैश ऑफ द प्रोजेक्ट बजट एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बजट। हाँ, ये भी फिट बैठ रहा है। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं भाई। C dash that C presume that his recent elevation to department head will bring positive change। एलिवेशन मतलब आगे बढ़ना भी होता है। तो मतलब डी मतलब तीनों में फिट बैठा है। 28 का क्या हो जाएगा भाई? मेरा डी हो जाएगा। तो देख रहे हो, तीनों सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है ये वर्ड्स का फिट बैठता है। तो गाइस अब आते हैं 29 और 30 क्वेश्चन में। इसमें डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ो। इन द क्वेश्चन बिलो 2 कॉलम्स आर गिवन ईच कंटेनिंग 3 फ्रेजेस सेंटेंस चूज द ऑप्शन दैट विल कनेक्ट द फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल। मतलब 2 कॉलम दिया है, हमको मैच करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? ए पढ़ते हैं। पेशेंट इन इंडिया डू नॉट ऑलवेज कैरी देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स। ओके, लिविंग डॉक्टर टू पीस द पजल टुगेदर ड्यूरिंग ए विजिट। तो ए तो ई के साथ मैच हो रहा है। बी का देखते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल आर बेटर ऑफ अटेंडिंग टू पेशेंट बाय सेविंग टाइम टू स्टोर ट्रांसक्रिप्ट लोकली ऑन द डिवाइसेस एंड अपलोड पीरियडिकली। हाँ, तो बी तो एफ के साथ फिट बैठ रहा है। सी को देखते हैं। द समर सीजन ब्रिंग्स इट विथ ए प्रोफ्यूजन ऑफ फ्लावर दैट आर नॉट ओनली विजुअली स्टनिंग बट ऑल्सो हैव ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर। तो सी तो डी के साथ फिट बैठ रहा है। मतलब ए जो है मेरा ई के साथ है, बी एफ के साथ और सी डी के साथ। तो ऑप्शन ध्यान से देख लेते हैं। तो सी हो जाएगा। देखो, ए ई और सी डी का कॉम्बिनेशन सी इसी में है। तो क्या हो जाएगा मेरा? 29 का क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी होता है मैच द कॉलम। आप मतलब आराम से बना सकते हो इसको। ठीक है, अब आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी कॉलम है ऑल कंट्रीज। तो गाइस जब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, कॉलम 1 में क्या कह रहा है? ऑल कंट्रीज आर रेसिंग टू पुट इन प्लेस सिस्टम टू इंक्रीज सनलाइट एक्सपोजर एंड रिड्यूस नियर वर्क फॉर चिल्ड्रन। तो ए तो डी के साथ फिट बैठ रहा है। बी में देखते हैं। WHO इज वार्निंग ऑफ ए ग्लोबल मायोपिया एपिडेमिक वेयर मिलियंस ऑफ आवर चिल्ड्रन आर रिस्क ऑफ विजन इम्पेयरमेंट। तो बी तो ई के साथ फिट बैठ रहा है। मतलब ए डी और बी ई के साथ फिट बैठ रहा है भाई। तो देख लो, ये तो मेरा पहला ए ऑप्शन में आ ही गया। तो मतलब तीसरा चेक नहीं भी करोगे चलेगा। तो मेरा 30 का क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है, 30 का ए करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हो, इस तरीके से आप मैच द कॉलम को सॉल्व करना। आप सेंटेंस पढ़ना और देखना उसको कौन कनेक्ट कर रहा है सही सही, वो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। डायरेक्शन 31 से 37 मेरा पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। आरसी के क्वेश्चन मेंस में कैसे आंसर करते हैं ये ध्यान से देखना। मैं कैसे पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर उससे क्वेश्चन कैसे मैं इन्फेरेंस मतलब करता हूँ, वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो पैराग्राफ 1 है, इसमें पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, 2 पैराग्राफ दिया गया। तो फटाफट पढ़ते हैं पैराग्राफ को। द पेंडेमिक रीसेप द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप एंड ट्रिगर्ड नोटेबल डेमोग्राफिक शिफ्ट। मतलब जो पेंडेमिक है ये ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लैंडस्केप को बदल दिया। अब डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो गया। लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शन फोर्स मेनी इंडस्ट्री टू डाउनसाइड लीडिंग टू मैसिव ले ऑफ एंड ए सडन शिफ्ट टुवर्ड रिमोट वर्क। मतलब लॉकडाउन के कारण जो है बहुत सारी इंडस्ट्री ने अपने जॉब को कम कर दिया, जिसके कारण बहुत छटनी हुई जॉब में। और जो है अब रिमोट वर्क
मतलब घर से मतलब ऑफिस से बाहर जो वर्क करते हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। दिस स्क्रैम्बल टू अडेप्ट नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ जॉब बट ऑल्सो अल्टर द वे पीपल व्यू लॉन्ग टर्म कैरियर स्टेबिलिटी। ये जो ट्रांसफॉर्म नेचर ऑफ जॉब हुआ उसके कारण अब पीपल जो लॉन्ग टर्म कैरियर की स्टेबिलिटी को भी अलग तरीके से देखते हैं। साइमल्टेनियसली मेनी कंट्री ऑब्जर्व ए वरिंग डिक्लाइन इन बर्थ रेट एज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड हेल्थ कंसर्न डिस्करेज कपल्स फ्रॉम स्टार्टिंग और एक्सपेंडिंग फैमिली। इसी तरह कह रहा है बहुत सारे देश में जो है बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया क्योंकि अब जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जॉब में छटनी हो जा रही है और हेल्थ को लेके भी चिंता है, तो उसके कारण अब बच्चे लोग कम पैदा कर रहे हैं फैमिली में, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ श्रिंकिंग वर्कफोर्सेस एंड फ्यूअर यंग पीपल बीइंग बोर्न हैज क्रिएटेड ए लास्टिंग इमेंस इन लेबर मार्केट। अब कह रहा है कि वर्कफोर्स में कमी के कारण और जब जो यंग लोग है उसका भी नंबर कम हो रहा है, एज न्यू बॉर्न पीपल कम हो रहे हैं, उसके कारण इम्बैलेंस आ रहा है लेबर मार्केट में, ठीक है। This trend poses serious economic challenges because a smaller generation of workers will have to support an aging population। अब कह रहा है ये जो ट्रेंड है इसके कारण सीरियस इकोनॉमिक चैलेंज हो रहा है क्योंकि अब जो स्मॉलर जनरेशन है उनको एजिंग ग्रुप जो बूढ़े लोग हैं उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं ना, बच्चे पैदा नहीं कर रहे लोग, तो ओल्ड एज के लोग की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो अब जो कम यंग लोग हैं उनको सेवा करनी पड़ेगी, ओल्ड एज को टेक केयर करना पड़ेगा, उसका लिखा है। पुटिंग प्रेशर ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, पेंशन फंड एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण क्या होगा भाई, हमारा पॉपुलेशन पे प्रेशर आएगा, हेल्थ केयर पे प्रेशर आएगा, पेंशन फंड पे प्रेशर आ रहा है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट वार्न दैट अनलेस नेशन डेवलप सस्टेनेबल पॉलिसी टू अट्रैक्ट और रिटेन वर्कर्स देयर मे फेस ईयर्स ऑफ स्लोड ग्रोथ एंड स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंसेस। कह रहा है कि अगर जो सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं अपनाई गई जल्दी और वर्कर और ज्यादा नहीं अट्रैक्ट किया तो आने वाले टाइम में डेवलपमेंट की स्पीड स्लो हो सकती है, ठीक है, और उसके जो फाइनेंसेस हैं उस पे अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 पढ़ लिया हमने, अब पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं। जापान, अमेरिका एंड ब्रिटेन ऑफर स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ हाउ द वर्कफोर्स इज चेंजिंग आफ्टर द पेंडेमिक। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन जो है अब बहुत सारे उदाहरण पेश कर रहे हैं कि चेंजिंग वर्कफोर्स के बारे में आफ्टर पेंडेमिक, ठीक है। डाटा शोज ए नोटिफिकेशन राइज इन रेजिग्नेशन अमंग सीनियर एम्प्लॉइज एंड मेनी ऑफ whom accelerated their retirement plans after experiencing the flexibility of working from home or during their work life balance। कह रहे हैं कि पेंडेमिक के बाद जो है बहुत जो सीनियर लोग थे वो रिजाइन कर दिए हैं क्योंकि अब जो है उनका रिटायरमेंट प्लान पहले रख के वो अपना घर से काम करना चाहते हैं और जो वर्क लाइफ बैलेंस है उस पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद बहुत लोगों को असलियत का एहसास हुआ कि जिंदगी काम के आगे भी है, वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो मैटर, ठीक है। At the same time, younger workers have also been resigning in large numbers, either seeking other better opportunity or opting for freelance and remote role that provide more autonomy। कह रहा है अब यंग लोग हैं वो भी जो है रिजाइन कर रहे हैं लार्ज नंबर में और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहां वो रिमोटली वर्क कर सके, ठीक है, जहां उनको ज्यादा स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता मिले, ठीक है। Analysts point to several reasons for this. They are reluctant to return the traditional employment. Government handout during the crisis improved short-term financial security. Strong financial market performance allowed many to rely on investment, and the need for family care made rigid office routines less attractive। तो कह रहा है गवर्नमेंट जो है इसने कोशिश करी क्राइसिस को इम्प्रूव करने की और जो मार्केट है वो भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया। अभी भी जो है फैमिली केयर के नीड को भी गवर्नमेंट ने थोड़ा लेस अट्रैक्टिव बन गया, ठीक है। विद रिच कंट्रीज नाउ फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ बोथ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ईयर यंग इंटर्न, मेनी हैव बिगन टू ओपन देयर डोर्स वाइडर टू फॉरेन वर्कर्स टू फिल एसेंशियल रोल। अब कह रहा है जो बहुत अमीर देश है, यूरोपियन और अमेरिकन देश है, इसमें जो वर्कफोर्स की कमी महसूस हो रही है, तो अब वो जो फॉरेनर वर्कर है उसको रोल को फिल करने के लिए अब बुला रहे हैं। दिस ड्यूल एक्सोडस ओल्डर एंड यंगर टैलेंट हैज हाइलाइटेड द अर्जेंसी ऑफ पॉलिसी दैट कैन रिजुवेनेट लेबर पार्टिशन एंड इंश्योर इकोनॉमिक्स रिमेन इंसैलेंट इन द पोस्ट ऑफ पेंडेमिक एरा। मतलब कह रहा है इस एक्सरसाइज के कारण यंग और ओल्ड लोग का बैलेंस बना के रखना जरूरी है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी जरूरी है जिससे जो आने वाले टाइम है पोस्ट पेंडेमिक एरा में इकोनॉमी सबकी मजबूत रह सके, स्टेबल रह सके, ठीक है। तो गाइस हमने पैराग्राफ 1 और 2 पढ़ लिया फटाफट और अब हम लोग इस पे जो क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज रेजिग्नेशन आफ्टर द पेंडेमिक एज पर द पैसेज। किस फैक्टर के कारण जो है लोगों में रेजिग्नेशन ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया, तो पहला पढ़ते हैं। डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस दैट पुश वर्कर टू सच द, नहीं ये तो सही नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट में रिड्यूस परफॉर्मेंस के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, ये तो नहीं है, वन इज नॉट ट्रू। दूसरा क्या है, शिफ्ट इन प्रायोरिटीज अराउंड द वर्क लाइफ बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ टू सही है। लोगों की प्रायोरिटी में चेंज हो गई भाई पेंडेमिक के बाद, अब वो वर्क लाइफ बैलेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है, टेम्पोररी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यू टू गवर्नमेंट असिस्टेंट, हाँ ये भी सही है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी दिक्कत हो गई पेंडेमिक के बाद, गवर्नमेंट की उतनी सहयोग नहीं मिलने के कारण। तो 2 और 3 मेरा क्या है करेक्ट है, तो डी क्या हो जाएगा, 31 का डी विल बी द आंसर। चलो गाइज अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो गाइस 32 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न इकोनॉमिस्ट एक्सप्रेस रिगार्डिंग डेमोग्राफिक एंड लेबर ट्रेंड्स पोस्ट पेंडेमिक, ठीक है। तो कह रहा है प्राइमरी कंसर्न इकोनॉमिस्ट का क्या है आफ्टर पेंडेमिक,
रिगार्डिंग डेमोग्राफिक, मतलब यंग ओल्ड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है भाई। हाँ, मुझे सी सही है। इम्बैलेंस बिटवीन ए श्रिंकिंग वर्कफोर्स एंड एजिंग पॉपुलेशन। श्रिंकिंग वर्कफोर्स और जो पॉपुलेशन हमारा उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके रिगार्डिंग कंसर्न है इकोनॉमिक्स का, तो सी विल बी द आंसर। ठीक है। अब 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द पैसेज। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है एज पर द पैसेज। तो पढ़ते हैं, यंगर वर्कर्स स्टेड इन ट्रेडिशनल जॉब फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक्स। ये तो सही नहीं है। गवर्नमेंट हैंड आउट ड्यूरिंग द पेंडेमिक हैड लिटिल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। नहीं, ये भी सही नहीं है। सी, मेनी सीनियर एम्प्लॉइज डिलेड रिटायरमेंट ड्यू टू जॉब इनसिक्योरिटी। ये भी गलत है। मेनी एम्प्लॉय एक्चुअली रिजाइन कर दिया, ठीक है, और रिटायरमेंट जल्दी ले लिया पेंडेमिक के बाद, तो ये भी गलत है। सम यंगर एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर फ्रीलांस रोल्स टू गेन फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये सही है। अब जो है यंग एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं, फ्रीलांस ले रहे हैं, रिमोट वर्क को, तो डी सही है, डी सही है। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा, डी। अब आता है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको हमको ढूंढना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई। द पेंडेमिक कॉज्ड ए रिवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। ये तो सही है। फाइनेंशियल मार्केट प्लेड ए रोल इन वर्कर्स विलिंगनेस टू रिजाइन। ये भी सही है। बर्थ रेट रोज इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री एज लॉकडाउन रिलैक्स। तो ओके, सी के बारे में सोचो। सी इनकरेक्ट है। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि बर्थ रेट बढ़ा है, ये तो घटने का बोल रहा है, तो सी मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। चलो गाइज, अब 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द वर्ड स्क्रैम्बल यूज मोस्ट सिमिलरली टू यूज इन द पैसेज। इसमें स्क्रैम्बल का देख लो यूजेज क्या है भाई, एक बार देख लो स्क्रैम्बल का क्या यूज है यहाँ पे। दिस स्क्रैम्बल टू अडेप्ट नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म द नेचर जॉब बट ऑल्सो अल्टर द वे पीपल व्यू लॉन्ग टर्म। स्क्रैम्बल, अच्छा, ओके, अब मुझे थोड़ा आइडिया लग गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द वर्ड स्क्रैम्बल यूज्ड मोस्ट सिमिलरली एट यूज इन द पैसेज। स्क्रैम्बल का कौन सा सेम यूज है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं भाई, क्या है, द किड्स स्क्रैम्बल्ड अप द हिल लाफिंग एंड ट्रिपिंग ओवर रॉक्स। ये सही नहीं लग रहा है। टू में पढ़ते हैं, द मिलिट्री स्क्रैम्बल्ड फाइटर जेट्स आफ्टर डिटेक्टिंग ए थ्रेट। ये भी सही नहीं लग रहा है। देयर वाज ए स्क्रैम्बल इन द मार्केट एज ट्रेडर रश टू सेल ऑफ रिस्की एसेट। स्क्रैम्बल, हाँ, तीसरा सही है। तो मेरा डी सही होगा। देखो, जो गिवन क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ में मीनिंग है, उसी को मीनिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये तो बस थर्ड सेंटेंस में हो रहा है। 35 का क्या हो जाएगा, डी, ओनली 3 विल बी द आंसर। अब गाइस जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट पोस्ट पेंडेमिक कैरियर प्रेफरेंसेस। मतलब पोस्ट पेंडेमिक के बाद लोग कैरियर को कैसे प्रीफर कर रहे हैं, उसमें कौन सही है। तो मोस्ट वर्कर नाउ प्रीफर लॉन्ग टर्म सैलरीड पोजीशन ओवर गिग वर्क। ये तो सही नहीं है। बी, जॉब स्टेबिलिटी इज नो लॉन्गर वैल्यूड बाय एनी एज ग्रुप। ये भी सही नहीं है। रिमोट एंड फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी हैव बिकम मोर अपीलिंग अक्रॉस जनरेशन। हाँ, ये सही है। पोस्ट पेंडेमिक के बाद लोग अब क्या फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे रहे हैं, रिमोट वर्किंग को प्रीफर कर रहे हैं। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं इसके बचे हुए, अब कुछ ही क्वेश्चन आपके बचे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। मेंस में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, बस 20 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन स्टिल यू नीड टू स्कोर 15 प्लस। मुझे अच्छा स्कोर 15 प्लस लग रहा है। ठीक है, 37 क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइज। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द वर्ड ट्रेंड इन द सेम सेंस एज द पैसेज। मतलब ट्रेंड का कौन सा सही यूज है जैसा मतलब पैसेज में यूज है। ठीक है, तो पैसेज में क्या यूज है भाई, देख लेते हैं। दिस ट्रेंड पोजेस सीरियस इकोनॉमिक चैलेंज बिकॉज, ओके ओके, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सही यूजेज है भाई। ओके, सी स्टार्टेड ए न्यू फैशन ट्रेंड दैट वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। ये सही नहीं लग रहा है। द राइजिंग ट्रेंड इन रिमोट वर्क इज चेंजिंग हाउ कंपनीज मैनेज एम्प्लॉइज। हाँ, ये सही है। दैट हेयर स्टाइल इज ए ट्रेंड दैट फेड्स एवरी फ्यू मंथ्स। ये भी सही नहीं। तो मतलब ओनली टू सही है। अकॉर्डिंग टू पैसेज सेम मीनिंग रखना चाहिए, वो तो ओनली टू कन्वे कर रहा है। तो 37 का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं 38, 39 और 43 क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा जो इंग्लिश का मेंस का पेपर है, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज इसमें क्या है, इन द क्वेश्चन बिलो टू कॉलम्स ऑफ फ्रेजेस आर प्रोवाइड। कॉलम को मैच करना है आपको। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। द सडन चेंज इन वेदर फोर्स द हाइकर्स टू टेक शेल्टर इन ए नियर बाय केबिन अंटिल द स्टॉर्म पास। तो ए तो एफ के साथ मैच हो रहा है। बी को देखते हैं। द ओल्ड वुडन ब्रिज क्रीक्ड अंडर देयर वेट बट इट हेल्ड फर्म एज दे क्रॉस द सिंग रिवर बिलो। मतलब ए तो मेरा हो रहा है एफ के साथ, और बी हो रहा है डी के साथ। ठीक है, और प्रीपोजिशन जो है ये भी सही है, ये फिट बैठ रहा है। तो 38 का क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। तो गाइस जब आते हैं 39 क्वेश्चन में, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, द एरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी फिल्ड द रूम। क्या होगा, ये तो मैच नहीं कर रहा है। द एंशियंट टेम्पल हिडन डीप इनसाइड लिसनिंग टू द रिदमिक साउंड नेसेसरी आइटम, ये भी नहीं है। ही वांटेड टू ज्वाइन द ट्रैकिंग ग्रुप,
देयरफॉर ही बॉट प्रॉपर शूज एंड प्रिपेयर्ड हिज बैकपैक द प्रीवियस नाइट। तो सी का ई के साथ फिट बैठ रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सी केप्ट वर्किंग लेट इनटू द नाइट, सी केप्ट वर्किंग लेट इनटू द नाइट फॉर फॉर सी वांटेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द एप्रिशिएट डेडलाइन। तो ए का ई के साथ बैठ रहा है और 4 आएगा बीच में, ठीक है। और बी, द कंसर्ट वाज पोस्टपोन बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेज कंसिक्वेंटली मेनी विजिटर हैड टू कैंसल देयर ट्रेवल प्लान्स इमीडिएटली। मतलब ए ई के साथ और बी एफ के साथ। तो मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। सी में ए ई बी एफ का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो आगे नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा क्या होगा, 40 का सी आंसर होगा। तो गाइज ये था आपका एस बी आई पी ओ 2025 मेंस का इंग्लिश का पेपर, और मैंने आपको दिखाया सही तरीका अटेम्प्ट करने का क्या है। इन द कमिंग टाइम मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, और आरसी को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पारा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट को कैसे अटेम्प्ट करना है, सेंटेंस फिलर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मैच द कॉलम कैसे बनाना है। जितने तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सारे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इन द टाइम निकाल के, ठीक है। तो गाइज होपफुली आपने आज एंजॉय किया होगा। ये था आपका इंग्लिश मेंस का पेपर, और आपने लेवल देखा होगा, इसी लेवल आपको एस बी आई पी 2026 का मेंस का इंग्लिश का पेपर भी आएगा। और मेक श्योर आप प्रीलिम्स में इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये 40 मार्क्स का और ये गेम चेंजर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी वीक भी है, हिंदी बैकग्राउंड से भी हो, तो मेक श्योर इंग्लिश पे ज्यादा न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और लेवल कैसा रहेगा भाई, मेंस का लेवल, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया यही लेवल आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो गाइज बताना आप कमेंट सेक्शन में ये आपको कैसा लगा मेरा जो ये वीडियो था रिगार्डिंग एस पी आई पी ओ मेन्स इंग्लिश मेमोरी बेस्ड पेपर प्रीवियस ईयर का। मुझे बताना कि आपको अगर कोई क्वेरी या डाउट है कि, तो वो भी मुझसे पूछ लेना। तो गाइज होपफुली आप आज सीखे होंगे कि इंग्लिश के पेपर को बेस्ट अप्रोच क्या है अटेम्प्ट करने का, किस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो गाइज इस तरह की और भी वीडियो आते रहेंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।